हेलो क्यूरियस पीपल, आज की वीडियो में हम उस दिलचस्प यात्रा के बारे में गहराई से जानने वाले हैं कि कैसे साधारण ओरियो दुनिया के सबसे प्रिय बिस्किट में बदल गया, इसके ओरिजिन से लेके इसके फेमस होने तक। तो आइए ओरियो कुकी के इतिहास का पता लगाएं। ओरियो की लोकप्रियता की सही मायने में सराहना करने के लिए हमें इसके शुरुआती के समय में वापस जाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओरियो के पीछे छुपे हुए सीक्रेट और इसकी मार्केटिंग टेक्निक के बारे में, जिसने इसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और कैसे इसने अनगिनत तरीकों से हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया। इसके सिग्नेचर डिज़ाइन से लेके कभी ना भूलने वाले पैकेट तक बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आराम से बैठें और तैयार हो जाएं ओरियो दुनिया का सबसे प्रिय बिस्किट कैसे बन गया, ये जानने के लिए। आज ओरियो दुनिया की सबसे फेवरेट कुकी है। क्षेत्रीय किस्मों और सीमित रिलीज स्वादों के साथ बिस्किट ब्रांड ओरियो दुनिया भर में मीठे के शौकीन लोगों को संतुष्ट रखता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कहानी में चीनी का स्वाद बहुत कम है। ओरियो का जन्म दो भाइयों जैकब और जोसेफ लूज के बीच कंपटीशन या कह सकते हैं जेलसी से हुआ था, जिनकी दरारें इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने कंपटीशन में बेकरी कंपनियां चलानी शुरू कर दी। असल में हम कह सकते हैं कि ओरियो एक बदला लेने वाला बिस्किट है। जी हाँ, बदला लेने वाला बिस्किट। पूरी कहानी 1890 के दशक से शुरू होती है। ओरियो के आविष्कार से पहले जब दोनों भाइयों ने 1890 के दशक में कैंसस सिटी मिसौरी में एक साथ बेकरी खोलने का फैसला लिया। लूज ब्रदर की बेकरी फल फूल रही थी और जैकब, जिनके पास बिजनेस के बारे में विशेषताएं थी, वो जानते थे कि कंपनी को और बड़ा करने के लिए उसे मिड वेस्ट में और ज़्यादा बेकरी के साथ विलय यानी मर्ज करने की आवश्यकता होगी। तब इन्होंने एडोल्फस ग्रीन नामक एक वकील को काम पर रखा और उनके माध्यम से इन्होंने अमेरिकन बिस्किट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, जो उस समय अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बेकरी थी। जैकब कंपनी के प्रेसिडेंट बने और इन्होंने एडोल्फस को सामान्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और जोसेफ को बोर्ड में एक सीट दी। इतनी बड़ी बेकरी कंपनी चलाना थकाऊ साबित हुआ। अगले 7 वर्षों के लिए जैकब और एडोल्फस ने अमेरिका की 2 अन्य प्रमुख बेकरी कंपनियों के साथ निचले स्तर की कीमत की लड़ाई में भाग लिया और उन 7 वर्षों के बाद जैकब का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वो ठीक होने के लिए यूरोप चले गए और उनके ना रहने पर दूसरे भाई जोसेफ ने पदभार संभाला। फिर जोसेफ ने सोचा, ये जो प्राइस युद्ध 7 वर्षों से चलता आ रहा है, इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन कंपनियों के साथ मिलकर एक और बड़ी कंपनी बनाई जाए। लेकिन जैकब ने असहमति जताई और वहीं से पत्र लिखकर अपने भाई को इसकी जानकारी दी। दुर्भाग्य से इतनी दूर से वो जोसेफ को रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सके, इसीलिए जोसेफ और एडोल्फस ने कोलैब का सौदा आगे बढ़ाया और नेशनल बिस्किट कंपनी, जिसे आज हम नबिस्को के नाम से भी जानते हैं, वो बनाई। एक बार ठीक होने के बाद जैकब ने बेकरी के खेल में वापस आने का फैसला लिया, लेकिन नेशनल बिस्किट कंपनी के साथ नहीं। इसके बजाय उन्हें एक नया पार्टनर मिला और उन्होंने इंडस्ट्री में अब तक जो कुछ भी सीखा था उसका उपयोग करते हुए लूज बिल्स बिस्किट कंपनी नाम से एक बेकरी शुरू की। 10 साल के बाद लूज बिल्स नबिस्को के बाद अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बेकरी बन गई और उनके पास एक विजेता कुकी थी जिसे कंज्यूमर्स ने काफ़ी पसंद किया। इसे तब हाइड्रॉक्स कहा जाता था और इसकी परिचित संरचना हम सब जानते हैं। बीच में वेनिला क्रीम के साथ 2 चॉकलेट बिस्किट। फिर हाइड्रॉक्स का कॉपी करके ही नबिस्को भी एक उसी तरह का बिस्किट मार्केट में लेकर आया, जिसे ओरियो कहा जाता था। जैकब के लिए शुक्र है कि ओरियो उनके हाइड्रॉक्स को छू तक नहीं सका। ओरियो की कीमत सस्ती थी और ये एक सामान्य कुकी के रूप में सामने आया और हाइड्रॉक्स सबका फेवरेट बना रहा। नबिस्को ने मूलतः घाटे में ओरियो का उत्पादन किया। जैकब और जोसेफ के मृत्यु तक के वर्षों में प्रत्येक भाई की अपनी एक अलग जीत थी। जैकब द हाइड्रॉक्स और जोसेफ बड़ी कंपनी। हालांकि बाद के वर्षों में दोनों में कंपटीशन का रूप बदल गया। हाइड्रॉक्स नाम बाजार में मौजूद कई साफ सफाई कीटाणुनाशक उत्पादों की तरह लगने लगा और नबिस्को, जो एक बड़ी पावर हाउस कंपनी थी, उसने ओरियो की मार्केटिंग को दुगना कर दिया। 1950 के दशक में अधिक कीमत के साथ ओरियो के पुनः लॉन्च में ओरियो को हाइड्रॉक्स की तुलना में अधिक महंगा और अधिक प्रीमियम दिखाने वाला बना दिया गया।
इसके बाद नबिस्को ने कुकीज़ और क्रीम आइसक्रीम जैसे अन्य प्रोडक्ट में भी उपयोग के लिए ओरियो को लाइसेंस देना शुरू कर दिया, जिससे ब्रांड को और अधिक वैधता मिल गई। अब आइए 21वीं सदी की शुरुआत में तेजी से आगे बढ़ें, जब ओरियो ने भारतीय बाजार में अपना भव्य प्रवेश किया। 2011 में मॉडलेज इंटरनेशनल, जिसे पहले क्राफ्ट फूड के नाम से भी जाना जाता था, उसने भारत में ओरियो लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य देश के तेजी से बढ़ते स्नैक मार्केट में प्रवेश करना था। मॉडलेज के पास एक शानदार उपलब्धि थी। उन्होंने भारतीय ऑडियंस के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी मार्केटिंग रणनीति तैयार की। कंपनी ने हमारी भारतीय संस्कृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाते हुए परिवार, दोस्त और प्रियजनों के साथ फूड शेयरिंग करने वाले इमोशनल जुड़ाव का लाभ उठाया। ये ऐड तो आप सब ने भी कहीं ना कहीं देखी ही होगी। हालांकि ये सिर्फ मार्केटिंग के बारे में नहीं था। ओरियो ने लोकल लोगों के अनुसार अपने स्वाद को अपनाने का साहसिक कदम भी उठाया। उन्होंने भारत के विविध स्वाद को पूरा करते हुए क्लासिक चॉकलेट वेरिएंट के साथ वनीला और स्ट्रॉबेरी जैसे स्वाद भी पेश किए। मॉडलेज कंपनी यही नहीं रुकी, उन्होंने लोगों को ट्विस्ट, लिक, डंक वाले मजेदार चुनौतियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित यानी इंकरेज करते हुए अभियान चलाने शुरू किए। इन कैंपेन ने ओरियो को दूध में डुबोने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, जिससे एक अनूठा अनुभव पैदा हुआ जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। कोलैबोरेशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंज्यूमर के बीच उत्साह बढ़ाने और मौखिक प्रचार के लिए ओरियो ने लिमिटेड एडिशन वाले फ्लेवर तैयार करने के लिए स्थानीय ब्रांड और प्रभावशाली लोगों के साथ कोलैब किया। ओरियो की मार्केटिंग में सोशल मीडिया भी एक पावरफुल उपकरण बन गया। मॉडलेज एक्टिव रूप से कंज्यूमर के साथ जुड़ा हुआ है। इससे न केवल ब्रांड की दृश्यता बढ़ी, बल्कि ओरियो के प्रति उत्साही लोगों का एक समुदाय भी तैयार हुआ। और इसलिए भारत में ओरियो की यात्रा सिर्फ बिस्किट के बारे में नहीं है, ये छड़ों, स्वादों और अनुभवों से जुड़ने के बारे में है। मॉडलेज की रणनीति प्रयासों के परिणाम स्वरूप ओरियो भारत के सबसे फेवरेट बिस्कुट के रूप में उभर कर आया, जिसने दिल और स्वाद पर समान रूप से कब्जा कर लिया। इसकी ओरिजिन से लेके इसकी दिल छू लेने वाले प्रयासों तक। ओरियो की कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें भी कोई ब्रांड बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझना होगा और उसके बाद उन्हें एक ऐसा ब्रांड एक्सपीरियंस बनाकर देने के बारे में है जिसे वो कभी ना भूल पाएं। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट बिस्कुट कौन सा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।